हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत में सौंदर्य शास्त्र संबंधी अवधारणाओं के स्रोत और उसके विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सौंदर्य शास्त्र का परिचय करें तो भारतीय दर्शन में सौंदर्य शास्त्र एक नए शब्द के रूप में उभरा था। भारत में इस नाम सौंदर्य शास्त्र जैसा कोई भी अंग या कोई भी शास्त्र नहीं बना था और न ही प्राचीन शास्त्रों में कहीं उसका उल्लेख हुआ है। किंतु सौंदर्य शास्त्र की सामग्री या विषय वस्तु सब जगह बिखरी पड़ी है। वह एक जगह संकलित या इकट्ठी या संगठित नहीं है और ना ही उसे कोई विशेष नाम दिया गया है। शब्द सौंदर्य शास्त्र अंग्रेजी में एस्थेटिक्स के पर्याय के रूप में प्रचलित हुआ। यह प्रचलन भी नया है। यह तब से अपनाया गया जब से पश्चिमी विचारधारा का मत भारत में प्रवेश हुआ और एस्थेटिक्स के लिए एक समानार्थी शब्द या समान अर्थ वाला जो शब्द की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। पश्चिमी विचारधारा में भी एस्थेटिक्स अपेक्षाकृत नया शब्द है। इसका आधुनिक अर्थ में प्रयोग बामगार्टन ने पहली बार 18वीं शताब्दी में किया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कला और सौंदर्य संबंधी विचार थे या नहीं थे, किंतु ये विचार एक नाम, एक अवधारणा के अंतर्गत संगठित नहीं थे। बामगार्टन ने अपने समय तक के सारे कला और सौंदर्य संबंधी विचारों को संकलित किया, संगठित किया और इस संकलित शास्त्र का नामकरण भी किया। नाम रखा सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, और इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में माने जाने की घोषणा की। इनके दर्शन की कई नई शाखाएं थीं और कला व सौंदर्य का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट के नाम से इन्होंने इसके बारे में चर्चा की। सौंदर्य शास्त्र की सामग्री और विषय वस्तु प्राचीन भारतीय ग्रंथों, साहित्य आदि में भी पाई जाती है, किंतु यह विशेष वस्तु कई नाम और रूपों में है, जैसा कि नाट्यशास्त्र, अलंकार, रस सिद्धांत आदि। अनेक सामग्री सब वही है, पर ये नाम सौंदर्य शास्त्र कहीं नहीं है। अतः स्पष्ट है कि जो विषय आधुनिक काल में सौंदर्य शास्त्र के रूप में माना जा रहा है उसमें यह सभी सामग्री समाहित है, और क्योंकि सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रचलित हो गया है अतः इसी का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब इसी शब्द को, सौंदर्य शास्त्र शब्द को ही प्रयोग किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि सौंदर्य शास्त्र क्या है। सौंदर्य शास्त्र जैसा कि सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सौंदर्य का अध्ययन हो, विवेचन हो, पर सौंदर्य कलाओं में प्रकट होता है। अतः इसके अंतर्गत कलाओं पर अधिक विमर्श होना चाहिए या होता है। कला प्रत्यक्ष है, अतः इस विषय वस्तु का नाम कला शास्त्र या कला दर्शन अधिक उपयुक्त माना जाता रहा है। सौंदर्य शास्त्र को अब भी दर्शन शास्त्र का ही अंग माना जाता है। दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम का विस्तृत अध्ययन करना है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो सत्य की खोज विमर्श करती है, तर्कशास्त्र या लॉजिक कही जाती है। जो शाखा शिवम या कल्याण का अध्ययन करे वह नीति शास्त्र या एथिक्स कही जाती है, और जो शाखा सुंदर को अध्ययन करे या सुंदर विषय के बारे में जानकारी दे उसे सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स कहा जाने लगा। इस प्रकार एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र सुंदरता का दर्शन है।
सुंदर कलाओं में सुंदर या सौंदर्य जो है वो कलाओं में प्रकट होता है, अतः यह कला का दर्शन है। इस शाखा का विस्तार अब बहुत बढ़ गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कला विशेष या कला विशेषण, कला के विभिन्न अंगों पर चिंतन व सिद्धांत, कला समीक्षा, कला आशंसा और सभी इसकी सीमा के अंतर्गत आ गए हैं। इस विस्तार के कारण कुछ दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री इस शास्त्र को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र अध्ययन का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इस विषय में या इस विषय पर अभी भी बहुत मतभेद है कि इस विषय के इसको एक स्वतंत्र दर्शन माना जाए या इसका जो हम ज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही किया करें। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन है जो सुंदरता और कला संबंधी नियम और सिद्धांत बनाने की चेष्टा करता है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक सार्वकालिक होते हैं, जो हर देश, हर काल के लिए या हर समय के लिए समान रूप से सामान्य होते हैं, किंतु फिर भी क्षेत्रीय विशेषताएं इनमें आ जाती हैं और भारतीय सौंदर्य शास्त्र या पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र या जर्मन सौंदर्य शास्त्र जैसे शब्दों का उपयोग होने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक देश, प्रदेश और क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं। यही उसकी अनूठी पहचान या विशिष्टता बन जाती है। जैसे जर्मन का आदर्शवाद कह सकते हैं हम। किसी भी देश की सौंदर्य संबंधी अवधारणाएं कुछ प्रमुख स्रोत से उपजती हैं और उसी प्रकार विकसित होती हैं। इन अवधारणाओं के प्रमुख स्रोत निम्न हो सकते हैं। पहला, हम मान सकते हैं कि सांस्कृतिक परंपराएं हो सकती हैं। दूसरा, धर्म या दर्शन हो सकता है। तीसरा, वाङ्मय प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ हो सकते हैं। भारत में रस शास्त्र और नाट्य शास्त्र की परंपराएं हो सकती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक परंपराओं की। अब भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का जहाँ तक बात है, परंपराएं सामाजिक भौगोलिक कारणों से बनती हैं। इनमें जीवन शैली, रीति रिवाज, लोक गाथाएं और पौराणिक कथाएं आदि का प्रभाव पाया जाता है। भारतीय समाज की परंपराएं हजारों साल के इतिहास से बनी हैं। यही यहाँ के जन जीवन में, जन मानस में रच बस गई हैं। यहाँ का काव्य, संगीत, नाटक, कथाएं और उपचार विधियाँ तक यहाँ के जन जन जीवन के अंग में बस गई हैं। ऊपर से थोपी हुई अवधारणाएं नहीं, यहीं की मिट्टी से, जनमानस से उपजी कला चेतना है। यह चेतना में क्षेत्रीय भेद होते हुए भी एक मूल तत्व है, एक भारतीयता है। यह भारतीयता ही कला चेतना का स्रोत है। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म और दर्शन की। भारत में धर्मों की जो विविधता है, किंतु किसी ने भी कला सौंदर्य संबंधी प्रश्न नहीं उठाए। धर्म ने कला को भरपूर उपयोग किया। मंदिर, मठ, स्तूप का वास्तुशिल्प, मूर्तिकला, साज सज्जा सभी में कला का उपयोग हुआ। नृत्य, संगीत मंदिरों में पूजा का रूप है। धर्म का दृष्टिकोण कलाओं के प्रति यद्यपि उदासीन हो रहा है, पर कला ने योगदान दिया है और पौराणिक कथाओं आदि से सामग्री भी ली है। धर्म कला की अवधारणाओं को बनाने का आधार रहा है और इन्हें उदात्त स्वरूप दिया। भारतीय दर्शन में भी कला संबंधी जो समस्याओं के प्रति उदासीनता रही, ये आत्म और परमात्मा आदि के विमर्श में डूबे माया व सांसारिकता को
बाधा ही मानते रहे। धर्म और दर्शन अनासक्ति का उपदेश देते हैं, जबकि कला के लिए लिप्तता, उसमें डूबना, आसक्ति अनिवार्य है। दर्शन अमूर्त पारलौकिक समस्याओं से जूझता है और कला मूर्त और लौकिकता से। प्रकृति के रूप संपदा, प्रकृति में रुचि दिखाने के कारण ये कला के निकट आते हैं। ये रस अनुभूति, आनंद की अनुभूति, कलानुभूति, नाद, ब्रह्म आदि के व्याख्या करते हैं। दर्शन कला की कई अवधारणाओं का मूल स्रोत है। भारतीय कला वास्तव में दर्शन से उपजी है और दर्शन से ही जुड़ी रही है। तीसरी बात हम करते हैं भारतीय वांग में प्राचीन जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र संबंधी विचार अनेक प्राचीन ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों के पुराणों तक बिखरे हुए हैं, किंतु किसी एक ग्रंथ में एक जगह एक साथ उपलब्ध नहीं है। सौंदर्य शास्त्र के वैचारिक विकास का संक्षिप्त परिचय पहले दिया है मैंने आपको। यहाँ भारतीय परंपरा में कला और विशेष रूप से चित्रकला का कुछ परिचय देना चाहूँगी। जिन पुस्तकों से यह विवरण लिया गया है या जिन पुस्तकों में मैंने इन विवरणों को देखा है, उसमें है वात्सायन का कामसूत्र, जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक का है। दूसरा अगर कहें तो चित्रसूत्र विष्णु पुराण से, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी का है। तीसरा है नग्नजित का चित्र लक्षण, लगभग ये भी पूर्व मध्यकाल की रचना है। और चौथा है सोमेश्वर मानसोलास, लगभग 12वीं शताब्दी का है। तो आज की कक्षा हम यहीं तक ही रखते हैं। अगली कक्षा में हम वात्सायन के कामसूत्र के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक हम करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।